हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पेंडुलम ईडीयू। आज हम इस सेशन में करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, सो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं इस सेशन के बारे में कि हमारे पढ़ने का तरीका ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन के बाद आंसर बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत सारे टॉपिक को कवर करने में आसानी होगी। और हम ये वादा करते हैं कि हम आपके करंट अफेयर्स के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हर एग्जाम में आप एसएससी ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए, हर एग्जाम में जो जीएस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो 8 to 10 क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं। इसलिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इंडियन रेलवे इज वर्किंग टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बिफोर विच ईयर? भारतीय रेलवे किस वर्ष से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए काम कर रही है? तो ऑप्शन आपके पास 2023, 2025, 2030 एंड 2033। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 2030। ठीक है, 2030 तक इंडियन रेलवे जो है क्या बनने जा रही है? वो नेट जीरो कार्बन एमिटर। नेट जीरो कार्बन एमिटर मतलब क्या होता है कि इंडियन रेलवे किसी भी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होने देगी अपने ऑपरेशंस के थ्रू। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है जो हम देख सकते हैं। पहली बात तो आप समझ गए कि 2030 तक क्या होगा? नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होने देगा। ये चीज आप समझ गए। इससे और रिलेटेड एक फैक्ट है कि 2023 तक 2023 तक इंडियन रेलवे जो है वो क्या अचीव करेगा? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव करेगा इंडियन रेलवे 2023 तक। इंडियन रेलवे से कुछ और फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। क्या है? वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। ओके, इससे कुछ और रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि करंट अफेयर से अभी जुड़ा हुआ है, काफी रिसेंट का है, कि इंडियन रेलवे के नए चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? तो आरआरबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दैट इज सुनीत शर्मा। किनको बनाया गया है नए चेयरमैन? सुनीत शर्मा को। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Who has become first दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ कंट्री टू विन तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड? तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है आपके पास योगेश मालवीय, सत्येंद्र सिंह लोहिया, सरफराज सिंह एंड तका तमुत। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला बात है ये कहां से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। ठीक है, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन है इंडियन जिन्होंने ये तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड को जीता है। तेंजिंग नॉर्गे जो एडवेंचर अवार्ड है वो ऐसे कोई भी एडवेंचर जो लैंड, सी एंड एयर में किए जाते हैं उनके लिए दिया जाता है, और इसमें कैश प्राइज जो होता है वो 5 लाख रुपीज है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप? जैविक फसलों की खेती के तहत क्षेत्रफल के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास 1, 4, 5, 9। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 9। इंडिया का रैंक क्या है? 9th है। किस चीज में? इंडिया का रैंक 9th है किस चीज में? एरिया अंडर ऑर्गेनिक क्रॉप। किस चीज में है? एरिया अंडर ऑर्गेनिक क्रॉप्स। ऑर्गेनिक क्रॉप्स
में एरिया जो ऑर्गेनिक क्रॉप के अंतर्गत जो एरिया है उसमें इंडिया का रैंक क्या है, 9th है। इसका मतलब समझिए कि इंडिया में जो टोटल वर्ल्ड में जो पूरी टोटल ऑर्गेनिक खेती होती है उसके क्षेत्रफल में इंडिया का रैंक 9th है, 9वां रैंक है इंडिया का। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट रैंक किसमें है इंडिया का। फर्स्ट रैंक है इंडिया का नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स में। किसमें है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स में इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, आप ये बात समझिए। उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक बना है। कौन सा ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक बना है, वो है सिक्किम। पहला ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक बना है। इससे रिलेटेड और एक फैक्ट देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। वो उस स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या नाम है, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, ये कब लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, 2015 में। तो आप लोग समझ गए इसमें क्या क्या ध्यान रखना है हमें कि पहला तो इंडिया का एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप में भारत की रैंक क्या है, 9th है। मतलब कि जो जैविक फसलों की खेती के तहत क्षेत्रफल है उसमें भारत की रैंक क्या है, 9वीं है। और दूसरी बात, इंडिया के पहली रैंक किसमें है, ऑर्गेनिक फार्मर के नंबर्स में। मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मर कहाँ है, वो भारत में है। तीसरी बात जो है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक बना है। तो पहला कौन सा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक बना है, वो है सिक्किम। चौथी बात जो इसमें हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने कौन सा योजना लॉन्च किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री रिसेंटली डेवलप्ड बाय CSIR CMERI इज इंस्टॉल्ड एट। हाल ही में CSIR CMERI के द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है। तो आप लोग बताइए कि इसका ऑप्शन है आपके पास दुर्गापुर, भिलाई, रायबरेली और मद्रास। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज दुर्गापुर। दुर्गापुर में क्या एस्टेब्लिश किया गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री मीन्स कि दुनिया में सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है, दुर्गापुर में। ठीक है, सोलर एनर्जी से एक और रिलेटेड फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोलर एनर्जी से एक और रिलेटेड फैक्ट है कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो है कर्नाटका। कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो है कर्नाटका। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस 2020 प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन है आपके पास केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं कि ये स्कीम क्या, ये प्रोग्राम क्या है और किन के लिए है। पहला बात, ये प्रोग्राम किस चीज के लिए है, ये कराएंगे स्किल डेवलपमेंट। क्या कराएंगे, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे ये। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ गए कि प्रोग्राम किसके लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। दूसरी बात, किनका कराएंगे, तो एडोलेसेंस ग्रुप का। ये तो आप समझ गए कि एडोलेसेंस का कराएंगे। तो प्रोग्राम का नाम ही लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस प्रोग्राम। एडोलेसेंस मतलब वैसे ग्रुप के बच्चे जो 10 से 19 साल के बीच लगभग आते हैं, उनको एडोलेसेंस डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या करेंगे कि ये स्किल और नॉलेज देंगे किसके थ्रू, ऑनलाइन क्लास के थ्रू। क्या करेंगे, स्किल और नॉलेज देंगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू।
ठीक है, आप इसमें 3 बात समझ गए कि पहला तो ये किसके लिए प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा किन के लिए है, तो एडोलेसेंस, वैसे बच्चे जो 10 से 19 साल के बीच में, उनके लिए। तीसरा कि वो कैसे करवाएंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए आपको ये प्रोग्राम को याद रखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रीड मतलब पढ़ना लिखना, इससे रिलेटेड चीजें। और केरला केरला जो है वो पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा आगे है इंडिया में, लिटरेसी रेट उसकी सबसे ज्यादा आगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रीड मतलब पढ़ाई लिखाई, और वो किससे रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर विल द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च? सरकार राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित करेगी? तो ऑप्शन है आपके पास दिसपुर, भोपाल, दिल्ली, कोहिमा। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली में क्या स्थापित करेगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च। ठीक है, NITR, ये कहाँ स्थापित करेगी? दिल्ली में। इसकी पूरी कहानी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक MOU साइन किया था, किसके साथ? IIPA के साथ। IIPA का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक MOU साइन किया था IIPA के साथ। ठीक है, और उस MOU के तहत ही ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ओके, आप ये समझ गए? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ट्रैवल मिनिस्टर हमारे देश के कौन है? तो वो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2020 वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय। ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि ग्लोबल हेल्थ टेक समिट ये 2020, पहली बात तो ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? वो ऑर्गेनाइज कराया था वर्ल्ड पंजाबी बिजनेस फोरम ने। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? वर्ल्ड पंजाबी बिजनेस फोरम ने। और ये किन के लिए था? तो जैसा आपको नाम ही पता चल रहा है, हेल्थ से रिलेटेड लोग होंगे, तो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए एक समिट था ये। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2020? निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2020 जीता है? तो ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल इन यूनाइटेड किंगडम, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल पार्टिसिपेशन इन मैक्सिको, जनरल लिटरेसी ऑफिस इन सना इन यमेन, एंड जस्ट कमिट फाउंडेशन इन घाना। तो जल्दी से बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल इन यूनाइटेड किंगडम। इसने जीता है क्या? यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2020 का। क्या जीता है? यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2020 का। किसने जीता है? यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल इन यूनाइटेड किंगडम। तो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है क्या? यूनाइटेड वाले ही जीते हैं। तो यूनाइटेड, देखिए यूनाइटेड और यहाँ भी यूनाइटेड, तो ऐसे याद रखना है कि यूनाइटेड वाले ने क्या जीता है? यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ तिक्रमबाजी लगा के याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब आता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? क्योंकि लिटरेसी से रिलेटेड है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ओके, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है?
Atal Innovation Mission has recently partnered with which of the following platform to spread inspiring stories of grassroots innovations? अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंच के साथ जमीनी स्तर पर नवाचारों की प्रेरक कहानियों को फैलाने के लिए साझेदारी की है? तो ऑप्शन है आपके पास स्कूल न्यूज, स्क्वायर स्पेस, टम्बलर एंड एडुकार्ट। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, स्कूल न्यूज के साथ। स्कूल न्यूज के साथ कौन सा पार्टनरशिप किया? इसने अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप किया है। किस लिए पार्टनरशिप किया है? पहले आप ये चीज समझिए, किस लिए पार्टनरशिप किया है? ग्रासरूट इनोवेशंस। ग्रासरूट इनोवेशंस मतलब समझते हैं कि जैसे आपके आसपास ही हुआ कोई आदमी जो कि प्लेन उड़ा लेता है छोटा मोटे चीज से, जो ड्रोन्स टाइप कई बार उड़ा लेते हैं वो चीज, तो ऐसे छोटे मोटे जो इनोवेशंस होते हैं उसको हम ग्रासरूट इनोवेशंस कहते हैं। तो ऐसी कहानियों को फैलाने के लिए, ऐसी कहानियों को स्प्रेड करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? स्कूल न्यूज के साथ। ठीक है, आप इतना तो समझ गए। चलिए अब इससे रिलेटेड अटल इनोवेशन मिशन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। भाई हमारा सबसे बड़ा ताकतवर आदमी कौन सा है? नीति आयोग, इसने इसको लॉन्च किया था। और क्या काम है अटल इनोवेशन मिशन का? प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या करेगा? अटल इनोवेशन का क्या काम है? इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का काम है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 इंडिया पीआई स्कोर वाज। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में भारत का स्कोर क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास 0.109, 0.123, 0.137 एंड 0.148। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 0.123। इसको तो याद रखना इजी है। देखिए 1 2 3, ये याद रखना 1 2 3 वो क्या है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत का स्कोर है। तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है कि रैंक क्या है इंडिया की? रैंक क्या है इंडिया की? 62। ठीक है, इंडिया में नोडल एजेंसी कौन है? जीपीआई एमपीआई की। तो इंडिया में नोडल एजेंसी कौन है? जो कि नोडल एजेंसी इन इंडिया एमपीआई का कौन है? अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी कौन है भारत में? नीति आयोग। ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इसका नाम ही लिखा हुआ है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब क्या मेजर करता है ये? गरीबी। क्या मेजर करता है? गरीबी। किस देश में कितनी गरीबी है ये मेजर करता है। ठीक है, एक चीज और बताइए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में गरीबी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। भारत में गरीबी के लिए, गरीबी को मेजर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। एसएससी में कई बार क्वेश्चन आया है। उस कमेटी का नाम क्या है? तो उस कमेटी का नाम है तेंदुलकर कमेटी। क्या नाम है आप लोग बताइए? तेंदुलकर कमेटी। भाई गरीबी नापने के लिए क्या बनाया गया? सचिन तेंदुलकर नहीं, सिर्फ ये तेंदुलकर कमेटी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चारू सिन्हा has become the first woman IG to lead डैश in कश्मीर। चारू सिन्हा कश्मीर में डैश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईजी बन गई हैं। तो ऑप्शन है आपके पास सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी एंड सीएसएफ। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईजी बन गई है सीआरपीएफ का। ठीक है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? ये होम मिनिस्ट्री। किसके अंतर्गत काम करता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ओके, ठीक है, आप ये पता कर सकते हैं कि बीएसएफ किसके अंतर्गत काम कर सकता है, सीएसएफ किसके अंतर्गत काम करता है। सीएसएफ भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
रिसेंटली फर्स्ट किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया वॉज फ्लैग्ड ऑफ, दिस ट्रेन विल रन बिटवीन। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन निम्नलिखित में से किनके बीच चलेगी? तो ऑप्शन है आपके पास अनंतपुर से नई दिल्ली, देवलाली से नई दिल्ली, दानापुर से नई दिल्ली एंड हैदराबाद से नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज अनंतपुर से नई दिल्ली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो हम देख लेते हैं। अब देखिए, पहला बता रहा हूं आपको, फर्स्ट किसान रेल। फर्स्ट किसान रेल कहां से कहां के बीच चली थी? दैट इज देवलाली से दानापुर के बीच में। कहां से कहां के बीच चली थी? देवलाली से दानापुर के बीच में। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट किसान रेल साउथ इंडिया, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि फर्स्ट किसान रेल साउथ इंडिया किसके किसके बीच में चली है? अनंतपुर से न्यू दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ही है। अब देखिए एक और चीज, 100th किसान रेल। 100th किसान रेल कहां से कहां के बीच चली है? ये चली है महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल के बीच में। किसके किसके बीच चली है? महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल के बीच में। ठीक है, किसान रेल के बारे में अगर आप थोड़ा सा और जानकारी देखेंगे तो इसको जो बजट आया था अभी 2020-21 में, उसमें लॉन्च किया गया था। ठीक है, बजट में। और इसका मेन काम क्या था? देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या था कि किसानों को कोई सामान भेजना होता था जो जल्दी खराब हो जाएगा, तो उनके लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। तो किसान रेल में क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड कोचेज होते हैं जिनमें क्या होता है, वो आसानी से वैसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और इससे क्या होगा कि किसानों की जो इनकम है वो दुगनी होने में मदद मिलेगी। सरकार का ऐसा विजन है कि किसानों की इनकम 2022 तक को दुगना करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट बैच ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स एट। राफेल विमान के पहले बैच को हाल ही में भारतीय वायुसेना में कहां पर शामिल किया गया था? तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, अंबाला में इंडक्ट किया गया था। पहला जो बैच था वो कहां बुलाया गया था? अंबाला में। तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट बैच में कितने प्लेन थे? पहला तो यही है, तो कितने प्लेन थे भाई साहब? 5 प्लेन को लाया गया था। उसके बाद ठीक है, कब लाया गया था? 27 जुलाई 2020। 27 जुलाई 2020 को लाया गया था फर्स्ट बैच। ठीक है, राफेल को कौन बना रहा है? तो राफेल को कौन बना रहा है? डसॉल्ट कंपनी है, कहाँ की? फ्रांस की। इसने राफेल को बनाया है। इसके बाद कुछ और फैक्ट है कि टोटल विमान कितने आएंगे राफेल के अंदर? यह है टोटल 36। ठीक है, अब एक और फैक्ट है कि पहली फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई राफेल, कौन से पहली महिला हैं जिन्होंने कि राफेल को चलाया? तो वो है शिवांगी सिंह। ठीक है, ये पहली महिला है जिन्होंने कि राफेल को उड़ाया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिज्ञासा प्रोग्राम विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ CSIR was launched in collaboration with which of the following? जिज्ञासा कार्यक्रम जो कि CSIR की एक पहल है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास IIT दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय संगठन, स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर, CSIR CMERI दुर्गापुर। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्या किया था? जिज्ञासा प्रोग्राम को लॉन्च किया है उन्होंने। ऐसा केंद्रीय, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि बहुत सारे लोग KVS से पढ़े होंगे। ठीक है, तो KVS ने क्या
वैसे याद रख सकते हैं कि हमारा स्कूल ने क्या लॉन्च किया है, जिज्ञासा प्रोग्राम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में अगर कुछ और जानना है आपको तो वो मैं बता सकता हूँ। ये प्रोग्राम किस लिए है। जिज्ञासा प्रोग्राम में क्या होगा कि स्टूडेंट और साइंटिस्ट को एक तरह से कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम है, ताकि हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड लार्जेस्ट रूफटॉप ग्रीन हाउस हैज बीन ओपनड इन। दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कहाँ पर खोला गया है? तो ऑप्शन है आपके पास ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल से एक और चीज मैं बता रहा हूँ। मॉन्ट्रियल से रिलेटेड एक फैक्ट है कि 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जो किस लिए था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए। मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे थे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो थे, उनके लिए ही हमने साइन किया था। वो पूरी दुनिया के लोगों ने साइन किया था, देशों ने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी स्टेट हैव पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज carried out by डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन और इंडस्ट्री एवं इंटरनल ट्रेड की स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज में कितने राज्यों ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग ये बताइए। ऑप्शन है आपके पास 22, 23, 24, 25। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 22 राज्यों ने इसमें भाग लिया था। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है जो कि मैं आपको बता देता हूं कि पहला तो आप यही देखिए कि भाई साहब ये रैंकिंग इसने जारी किया है। ये सबसे पहली बात, तो रैंकिंग जारी किया है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। उसके बाद इसमें कितने ने भाग लिया है? तो 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी ने इसमें भाग लिया है। उसके अलावा आपको ये बताता हूँ कि इसमें एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, 2 टाइप की कैटेगरी थी। तो एक्स कैटेगरी में कौन बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है किसका? वो है गुजरात का। एक्स कैटेगरी में कौन बेस्ट परफॉर्म किया है? गुजरात। वाई कैटेगरी में कौन है? अंडमान निकोबार ने वाई कैटेगरी में टॉप किया है। और एक्स कैटेगरी में कौन टॉप किया है? गुजरात। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा विल बी इंस्टॉल्ड एट रूबिन ऑब्जर्वेटरी। वेयर इज रूबिन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जाएगा। रूबिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज चिली। चिली में क्या एस्टेब्लिश किया जा रहा है? रूबिन ऑब्जर्वेटरी। रूबिन ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी वहां लोकेटेड है। वहां क्या एस्टेब्लिश किया जा रहा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा। क्या एस्टेब्लिश किया जा रहा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा। ये जो कैमरा जो है ये आपका, ये कितने मेगापिक्सल का, ऐसे ही फैक्ट है, इसमें कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये कितने मेगापिक्सल का है? 3200 मेगापिक्सल। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि चिली किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो किस कॉन्टिनेंट में चिली है? दैट इज साउथ अमेरिका में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईयर 2020 मार्क्ड 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस नेता की 125वीं जयंती है?
तो ऑप्शन है आपके पास दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, विनोबा भावे। इसके अलावा 125वीं जयंती किनकी है? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की 125 जयंती है। वो यह है 23 जैन 2021 को। ठीक है, 23 जैन 2021 में क्या मनाया जा रहा है? 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अगर विनोबा भावे के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है तो मैं आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूं। पहला फैक्ट जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट सत्याग्रही थे वो क्या थे? फर्स्ट सत्याग्रही थे। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है? वो भूदान मूवमेंट से रिलेटेड थे। कौन सा मूवमेंट से रिलेटेड थे? भूदान मूवमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन 2020? यूएस ओपन 2020 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है आपके पास अलेक्जेंडर ज़वेरेव, मारिन सिलिक, नोवाक जोकोविक एंड डोमिनिक थीम। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है दैट इज डी, डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम ने किसको हराया? अलेक्जेंडर, ऑप्शन ए जो है उसको हराया, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, ये जो ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज़वेरेव, इनको हराया है किसने? डोमिनिक थीम ने। चलिए एक और बात बताइए कि वुमेन्स टाइटल किसने जीता है? वुमेन्स टाइटल किसने जीता है यूएस ओपन का? किसने जीता आप बताइए। नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने वुमेन्स टाइटल 2020 का यूएस ओपन का जीता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज। 15 सितंबर को हर साल डैश के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड वर्ल्ड ओजोन डे। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इससे कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्या है भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या थी? थीम क्या थी? कुछ ऐसा डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही होगा थीम, आप ये सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो कुछ डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही थीम होगा। तो क्या थीम थी? अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। क्या थीम थी? अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, और फर्स्ट डेमोक्रेसी डे कब स्टार्ट किया गया था? फर्स्ट डेमोक्रेसी डे कब स्टार्ट किया गया था? दैट इज इन 2008 में शुरू किया गया था फर्स्ट डेमोक्रेसी डे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as Asian Development Bank's new country director for India? भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास, बहुत टफ ऑप्शन हैं आपके पास थोड़े। ऑप्शन है केंची योकोयामा, सबयास्ची मित्रा, टेकियो कोनिशी एंड मत्सागु आसाकावा। ठीक है, तो ऑप्शन आपने देख लिया, सारे खतरनाक नाम है। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, इनको क्या नियुक्त किया गया है? कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के इंडिया के डायरेक्टर के रूप में, इंडिया डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक और चीज बताइए आप जो इससे रिलेटेड फैक्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया है? एक भारतीय हैं जिनको बनाया गया है
उनका नाम क्या है? अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका, दैट इज मनीला। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ न्यू एम्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है आपके पास गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, दरभंगा इन बिहार, रोहतक इन हरियाणा एंड रुड़की इन उत्तराखंड। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस कहाँ पे स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो दैट इज ऑप्शन बी, दरभंगा। दरभंगा इन बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा नया एम्स। क्या स्टैब्लिश किया जाएगा? एम्स। ठीक है, एम्स क्या है? हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब ऑलरेडी हेल्थ का ही हॉस्पिटल होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये स्थापित किया जाता है। ठीक है, और ये किस योजना के तहत स्थापित किया जाएगा? तो ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत ये स्टैब्लिश किया जाएगा। दरभंगा कहाँ? बिहार में तो है ही लिखा है, आपको पता ही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एम्स दिल्ली, अभी तो आपने बहुत सुना होगा एम्स दिल्ली। ठीक है, हर दिन न्यूज में आता है एम्स दिल्ली के। Which of the following state has started the program My Family My Responsibility? निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या शुरू किया है? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम महाराष्ट्र ने। ये किस लिए है? किस लिए भाई सब? ये कोविड को कंट्रोल करने के लिए। क्या है? कोविड को कंट्रोल करने के लिए। कोविड को कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र ने क्या स्टार्ट किया है? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि हेल्थ की टीम, मतलब एक टीम बनाई जाएगी जिसमें हेल्थ मेंबर्स, हेल्थ वाले लोग होंगे, डॉक्टर्स, ये सब नर्सेज होंगे, और वो जाके घर घर जाके वो चेक करेंगे कोविड का। ठीक है, एक और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूं कि 5T प्लान किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो 5T प्लान किस स्टेट ने लॉन्च किया था? दिल्ली। ये भी कोविड से रिलेटेड ही था। किससे रिलेटेड था? कोविड से ही रिलेटेड था। दिल्ली ने लॉन्च किया था ये प्रोग्राम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली टॉप द सेकेंड उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड इन ओवरऑल कैटेगरी? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने समग्र श्रेणी में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है आपके पास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो ऑप्शन आप तो देख लिए, अब आंसर बताइए किसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ठीक है, और ये अवार्ड कौन देता है? AICT देता है। उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड कौन देता है? AICT। किस लिए देता है? ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को देता है जिन्होंने कि कुछ ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इनॉग्रेटेड स्वच्छता कैफे एट द 70th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PM मोदी? PM मोदी के 70वें जन्मदिन पर निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री किसने उद्घाटन किया है? किस राज्य ने? ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या
कैन लॉन्च किया गया है? स्वच्छता कैफे। स्वच्छता कैफे लॉन्च किया गया है और कहाँ? सोलान डिस्ट्रिक्ट में। सोलन डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक स्वच्छता पार्क है हिमाचल प्रदेश में। वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है कुफरी में। कुफरी शिमला में आता है। कुफरी में लोकेटेड है स्वच्छता पार्क। ठीक है, तो ये सेशन हमारा यहीं खत्म हुआ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप ज़्यादा ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं। हम आपको वादा करते हैं कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का कंटेंट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।